बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी क्या होती है और जानदार और बेजान में क्या डिफरेंस है, लाइफ क्या है, और कुछ ब्रांचेस भी डिस्कस की थी, पर वो थी जो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम उन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे जो हमने इस सिलेबस में पढ़नी है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है इस चैप्टर में। ब्रीफली तो पिछली ब्रांचेस का भी बताया गया है, लेकिन जो एक्सप्लेन की गई हैं उन ब्रांचेस के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखें, मॉलिक्यूलर लफ्ज़ आपके सामने है, दो लफ्ज़ हैं, मॉलिक्यूलर एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी तो आपको पता है जानदारों का मुतालिया, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल स्टडी होंगे। तो जानदारों में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकली डेफिनेशन को स्टडी करें तो हम इसमें ये कहेंगे कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों का स्ट्रक्चर का मुतालिया। स्ट्रक्चर मतलब साख्त, उनके सेल्स का मुतालिया, उनके ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर का मुतालिया। लेकिन किस लेवल तक जाना है? मॉलिक्यूलर लेवल तक जाना है। मॉलिक्यूलर मतलब वो किन किन मॉलिक्यूल से वो बने हुए हैं, किन किन मॉलिक्यूल से उनका सेल बना है, किन किन मॉलिक्यूल से उनके ऑर्गेनेल्स बने हुए हैं। यानी कि बेसिकली इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, और मेन फोकस इज़ ऑन दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमारा फोकस है। एज बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वही तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं बेसिकली जानदार के स्ट्रक्चर में और फंक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। उन्हीं मैक्रो मॉलिक्यूल से, उन्हीं प्रोटीन से, उन्हीं लिपिड से, उन्हीं कार्बोहाइड्रेट से, उसी डीएनए आरएनए से ही वो जानदार बना हुआ है। उसके तमाम तर खसूसियात, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन उन्हीं मॉलिक्यूल की वजह से ही होता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, जानदार के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसके सेल के, उसके ऑर्गेनेल्स के, पर हमारा लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल, यानी हम मॉलिक्यूलर हद तक जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, अब यहाँ पे भी देखें लफ्ज़ एक इन्वायरमेंट आ गया साथ बायोलॉजी, यानी जानदारों को ही स्टडी करना है, लेकिन स्पेशल है कि उसके इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, माहौल को स्टडी करना है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी जानदारों और उनके माहौल के दरमियान जो इंटरेक्शन है, रिलेशन है। जानदार जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल पे उनका कोई इफ़ेक्ट भी होता है। मिसाल के तौर पे एक जगह पे हमने जो है वो इंसान रह रहे होंगे, तो इंसान जब उस जगह पे रहेंगे तो वहाँ के वो दरख्त भी काट देंगे, अपने घर बना लेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ बना लेंगे, अपनी सड़कें बना लेंगे, अपनी बिल्डिंग्स बना लेंगे। तो हमारी वजह से उस माहौल पे असर पड़ा ना, आलूदगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो माहौल डिस्टर्ब होगा, तो दूसरे जानदार कम होने लग जाएंगे। तो इस इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम ज़्यादा चीज़ें भी यही स्टडी करते हैं। स्पेसिफिकली हम ह्यूमन एक्टिविटी स्टडी करते हैं, हमारा इम्पेक्ट क्या है इन्वायरमेंट के ऊपर। स्टडी तो तमाम जानदार ही होते हैं, लेकिन एक ब्रांच आप पढ़ चुके पिछली क्लासेस में, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ही समझा जाता है, लेकिन इकोलॉजी में जस्ट हम नेचुरल एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं कि जानदार किस माहौल में रहते हैं, उस माहौल में उनका क्या किरदार है, और उस माहौल की वजह से उन जानदारों में क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं। पर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमारा मेन फोकस है ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि इंसान की क्या मदाखलत है, कि हम कैसे कैसे माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर दें, जंगलात काट दें, तो उससे माहौल सारा डिस्टर्ब होगा, वो सारा डेजर्ट बन जाना शुरू हो जाएगा, ज़मीन बंजर हो जाती है। अगर हम किस जगह पे जानवर चराने के लिए ले जाते हैं, ग्रास लैंड है, तो ग्रास सारी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या क्या डिस्टर्बेंस आती है, एयर पोल्यूशन हो जाती है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारी हमारी वजह से ही है। इंसानों ने इस ज़मीन को अपना समझ लिया,
वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई ही हमारे लिए है, हालांकि तमाम जानदारों का इस ज़मीन पर उतना ही हक़ है जितना हमारा है। लेकिन चूँकि हमें अपनी बेनिफिट का है, हम उन जानदारों को ज़्यादा करते जा रहे हैं जिनसे हमें फ़ायदा पहुंचता है, और उन जानदारों को ख़त्म करते जाते हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंचता है। हालांकि अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो उसका भी एक कोई ना कोई मकसद होता है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम जानदारों और माहौल को स्टडी करते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इम्पेक्ट के इन्वायरमेंट के ऊपर इंसान क्या अपना असर छोड़ता है। नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। ये शायद आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी हो, लफ्ज़ से ही पता चल रहा है माइक्रो, ऐसे जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम आम आंख से नहीं देख सकते। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, एल्गी वगैरह, प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये आम आंख से नहीं देख सकते। कुछ एल्गी हम आम आंख से नहीं देख सकते, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी वगैरह, या आप कह लें कि कुछ एल्गी तो हैं जो आम आंख से देखे जा सकते हैं। यहाँ सारे एल्गी नहीं आएंगे, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है जो हम, जैसे कि ग्रीन एल्गी में आप कह लें वो क्लेमाइडोमोनस, क्लोरेला वगैरह, फंजाई में यीस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये वो तमाम जानदार जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको स्टडी करना वो होगा माइक्रोबायोलॉजी। इस तरह नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। बायोलॉजी तो वही है कि जानदारों का मुतालिया, लेकिन फ्रेश वाटर, ऐसे जानदारों का मुतालिया जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर मतलब समंदर नहीं है यहाँ पे। फ्रेश वाटर मतलब है दरिया, रिवर्स, स्ट्रीम्स, या यहाँ पे जो झीलें वगैरह होती हैं वहाँ पे जो जानदार रहते हैं। फ्रेश वाटर उसको इसलिए कहते हैं कि वो ज़्यादा उसमें, वो बेसिकली उसमें नमकियात कम होते हैं, वो बहता रहता है, इट ऑलवेज रिमेन फ्रेश, वो एक जगह पे स्टे नहीं करता, तो इसलिए उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो उस जगह पे जो जानदार रहेंगे उनके मुताले को हम कहेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी में सिर्फ जानदार नहीं स्टडी होंगे, फ्रेश वाटर भी स्टडी होगा, उसकी फ़िज़िकल, उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी स्टडी होंगी। क्योंकि कोई जानदार दरिया में रहता है, किसी झील में रहता है, तो वो जानदार उस झील के पानी को एक फैक्टर के तौर पे लेता है। वो झील के पानी को वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। उस झील के पानी की कितनी पीएच है, कितनी एसिडिटी है, कितने उसमें नमकियात हैं, कितने उसमें पानी है, कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क है, कितना वो डिल्यूट है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो यानी सिर्फ जानदार नहीं, हम पानी को भी स्टडी करेंगे। ये आपके सामने एक उन्होंने डायग्राम बनाई है, ये एक उन्होंने समझ लें कि झील का स्केच बना दिया आपके सामने। तो देखें जहाँ पे गहराई कम है इस हिस्से में, तो वहाँ पौधे नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है पौधे कम हो गए, फिर यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, यहाँ पे कुछ दूसरे जानदार भी हैं, जो इंसेक्ट्स भी हैं। यहाँ पे अगर बहुत ही ज़मीन की गहराई में चले जाएं, यहाँ पे नीचे वर्म्स भी हैं, ये वर्म्स वगैरह भी हैं। यहाँ पे अगर पानी की सतह पे भी बहुत से जानदार होते हैं जिन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है फाइटोप्लैंक्टन, जो तैर रहे होते हैं पानी की सतह पे। तो बेसिकली फ्रेश वाटर में जो जो जानदार रहेंगे उनका मुतालिया, गहराई में कौन से हैं, किनारे पे कौन से हैं। किनारों पे पौधे क्यों ज़्यादा होते हैं, अगर हम इस बात के ऊपर फोकस करें, वो इसलिए कि जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती है तो सूरज की रोशनी कम होती जाती है। पौधे वहाँ ज़्यादा होंगे जहाँ सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा है। तो कम गहराई वाले हिस्से में, यानी ये इस हिस्से में प्लांट्स हैं, इस हिस्से में प्लांट्स हैं, लेकिन जहाँ पे पानी की गहराई ज़्यादा है वहाँ पे एनिमल्स आएंगे। प्लांट्स वो होंगे सिर्फ जो ये सरफेस पे तैर सकते होंगे, क्योंकि गहराई ज़्यादा है तो उनकी जड़ें ज़मीन में गड़ नहीं सकती। वो तैरने वाले प्लांट्स हो सकते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें ज़मीन में गड़ नहीं होती हैं वो फिर सिर्फ किनारों पे नज़र आते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी मिसाल थी। नेक्स्ट है मेरीन बायोलॉजी। सेम चीज़ें, फ्रेश वाटर में जो जानदार थे उनको स्टडी करना फ्रेश वाटर बायोलॉजी, तो उसी तरह मेरीन वाटर में जो जानदार हैं उनको स्टडी करना मेरीन बायोलॉजी। अब मेरीन वाटर मतलब सी, ओशियन वगैरह। सी एंड ओशियन मतलब समंदर। समंदरों में जो जानदार रहते हैं
उनका मुतालिया। अब समंदरी पानी और दरियाई पानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्यों? नमकियात का फ़र्क होता है, कंसंट्रेशन का फ़र्क होता है। तो यानी यहाँ पे भी मेरीन वाटर के बारे में स्टडी होगी, उसके फ़िज़िकल एंड केमिकल फैक्टर स्टडी होंगे, क्योंकि जानदारों के ऊपर वो असरअंदाज होते हैं। तो बेसिकली जो दोनों वाटर से रिलेटेड हैं ब्रांचेस, लेकिन एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें सिर्फ फ्रेश वाटर वाले जानदारों को स्टडी किया जाता है, और एक अलहदा ब्रांच है जिसमें मेरीन वाटर वालों को स्टडी किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है ह्यूमन बायोलॉजी। इंसानों की स्टडी को कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इंसान का इसमें हर चीज़ आ जाएगी, इंसान का स्ट्रक्चर, इंसान की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री, यानी इंसान का साख्त क्या है, इंसान के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, इंसान की अंदरूनी साख्त क्या है, इंसान के टिश्यूज़, इंसान के जीन्स का मुतालिया, इंसान का इर्तिका वो कैसे इस ज़मीन पे आया, बायोकेमिस्ट्री कौन कौन से केमिकल रिएक्शन, इसके अलावा इकोलॉजी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। यानी एवरीथिंग जो हम स्टडी करेंगे सिर्फ इंसानों की स्टडी करेंगे, तो वो ह्यूमन बायोलॉजी होगी। इससे नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी से साफ समझ आ रही है कि पैरासाइट्स का मुतालिया। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स होते क्या हैं। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर रहते होंगे अटैच होके, एक्टोपैरासाइट होस्ट के अंदर रहते होंगे, एंडोपैरासाइट अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, होस्ट से हासिल करते हैं। वो होस्ट भी कोई बेजान चीज़ नहीं है। ये ना समझें कि कोई चूहा जो है वो रोटी को कुतर के खा रहा है तो वो रोटी वो तो बेजान चीज़ है। जब जानदार किसी दूसरे जानदार से खुराक हासिल करे, उसके ऊपर अटैच होके या उसकी बॉडी के अंदर और उसके साथ ही लगा रहे, क्योंकि वो होस्ट के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो उन्हें हम कहते हैं हम पैरासाइट्स। अब इस ब्रांच में हम पैरासाइट्स को स्टडी करेंगे। अब पैरासाइट्स का क्या क्या स्टडी होगा, उनका स्ट्रक्चर, पैरासाइट की लाइफ हिस्ट्री कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं ना जो ज़िंदगी का एक अरसा किसी एक होस्ट में होते हैं, दूसरा अरसा किसी दूसरे होस्ट में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये हम अक्सर गोश्त खाते हैं, मटन वगैरह, बीफ वगैरह, कहते हैं जी ये कच्चा नहीं होना चाहिए, सही तरीके से गला होना चाहिए, क्योंकि कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो उनके गोश्त में होते हैं। कल को हम ऐसा गोश्त खा लें जो सही तरीके से गला नहीं होता, तो हमारी बॉडी में वो आ जाते हैं पैरासाइट्स, फिर वो हमारी बॉडी में। अब पहले उन्होंने ज़िंदगी का अरसा काऊ में गुजारा, किसी गोट में गुजारा, कल को हमने गोश्त खाया, वो हमारी बॉडी में आ गया। हमारी बॉडी में फिर जब हमारा फुजला हमारी बॉडी से वेस्ट खारिज होता है तो वो पैरासाइट हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं, फिर वहाँ से फिर किसी तरह दूसरे जानवर में चले जाएंगे। मछलियाँ हम खाते हैं, कुछ पैरासाइट मछलियों में रहते हैं, तो जब हम मछलियाँ खाएंगे तो वो पैरासाइट हमारे बॉडी में आ जाएंगे। तो लाइफ हिस्ट्री कि जहाँ पैरासाइट अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार। फिर नेक्स्ट है होस्ट पैरासाइट रिलेशन। होस्ट पैरासाइट का आपस में रिलेशन होता है। कोई पैरासाइट होस्ट से खुराक हासिल करने के लिए उस पर अटैच है, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि हर पैरासाइट हर होस्ट में नहीं मिलेगा। अब जुएँ हमें ज़्यादातर बालों में हमारे मिलती हैं। अब वो ज़रूरी नहीं जो हमारी जुएँ हैं वो किसी काऊ के अंदर भी हों, उनकी जुएँ अलग किस्म की होती हैं, जैसे चिच्चड़ वगैरह। तो बेसिकली परिंदों के और तरह के पैरासाइट्स होंगे, जानवरों के और तरह के होंगे, इंसानों के और तरह के होंगे। हर पैरासाइट हर, अब जैसे अगर हम वायरस की मिसाल ले लें, वायरस को भी एक पैरासाइट भी कहा जाता है। अब एड्स है, एड्स का वायरस उन्होंने मंकीज़ में दाखिल किया तो मंकीज़ को एड्स नहीं हुआ, लेकिन जब इंसानों में दाखिल किया तो उसमें एड्स हो गया। हालांकि वायरस ही है, बीमारी फैलाता है एड्स की, लेकिन वो सिर्फ इंसानों में फैलाता है, तो वो इसका मतलब होस्ट उसका स्पेसिफिक है कि सिर्फ इसी होस्ट में बीमारी फैलाता है। तो बेसिकली अब जैसे डेंगू है, वो मच्छर के काटने से फैलता है, किसी और जानदार के काटने से क्यों नहीं फैलता? क्योंकि वो डेंगू वायरस उस मच्छर में पाया जाता है, किसी और जानदार में नहीं पाया जाता। इसी तरह वो मलेरिया वो भी मच्छर के काटने से होता है, तो उसका जो एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम, वो मच्छर में था
मच्छर ने हमें काटा, वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आ गया। तो यानी बेसिकली होस्ट का पैरासाइट के साथ क्या रिलेशन है। फिर एट दी एंड हम ये भी स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन, वो पैरासाइट फैलता कैसे है। यही बातें कि पहले एक होस्ट में था, दूसरे होस्ट में कैसे गया, उसके खाने से गया, उसके काटने से गया, तो ट्रांसमिशन भी स्टडी होती है। तो इस बायोलॉजी की ब्रांच में हम पैरासाइट को स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनका होस्ट पैरासाइट रिलेशन और उनकी ट्रांसमिशन। फिर नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है सोशल बायोलॉजी। सोशल मतलब सोसाइटी, मुआशरा, जानदारों की माशरती ज़िंदगी स्टडी होती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ। सोशल बिहेवियर मतलब कहते हैं सलूक को, एक जानदार का दूसरे जानदार से कैसा बिहेवियर है। कम्युनल लाइफ, हालांकि स्टडी तमाम जानदार ही होते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पे भी ह्यूमन स्टडी होंगे। ये नीचे एक स्केच सा बनाया है कि इंसान कैसे कैसे जानदारों को इस्तेमाल करता है, किस किस मकसद में जानदारों को इस्तेमाल करता है। कोई जानवरों को चरा रहा है, कोई जानवरों से हल चला रहा है, कोई जानवर फसल काश्त कर रहा है, कोई जानवरों से अपनी पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं जानदारों को। तो बेसिकली इंसान का बिहेवियर है ना, मुख्तलिफ इंसान इस दुनिया में बसे हुए हैं, हर इलाके में लोग रहते हैं, तो हर इलाके में हर इलाके वाले लोगों का अपना रहन सहन है, अपना एक उनका कह लें कि रिलीजन है। तो मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ जानदारों के साथ उनका बिहेवियर है अलग। जैसे हम गाय का गोश्त खाते हैं, लेकिन कई ममालिक में जैसे हिंदू मज़हब में वो गाय का गोश्त खाना पसंद नहीं करते, बल्कि वो तो उसको पूजते हैं। तो बिहेवियर है ना, सोशल बिहेवियर हर इंसान का, हर इलाके के इंसानों का दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लाइफ मुख्तलिफ हो सकती है। तो सोसाइटी को स्टडी किया जाता है। तमाम जानदार ही स्टडी होते हैं, लेकिन स्पेशली इसमें भी ह्यूमन स्टडी होते हैं, क्योंकि हम ही हैं जिसकी वजह से इस माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। और एट दी एंड जो आपके सिलेबस में है वो है बायोटेक्नोलॉजी, यानी जानदारों को स्टडी करके उनको इस्तेमाल करते हैं। हम जानदारों को यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, उन जानदारों को इस्तेमाल करके, वो चाहे पौधों को इस्तेमाल करें। हम ये आपके सामने एक तस्वीर में उन्होंने दिखाया एक पौधे को वो कोई इंजेक्शन के ज़रिए कोई मटेरियल दाखिल कर रहे हैं। इसी तरह हम बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। मेन मकसद क्या है, हम उनसे कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं हमारी मर्ज़ी की। वो चीज़ कोई प्रोटीन हो सकती है, वो चीज़ कोई कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो लिपिड है। हम चाहते हैं उस पौधे में हमारी मर्ज़ी के काम हो, हमारी मर्ज़ी की खसूसियात आ जाएँ उस बैक्टीरिया में, हमारी मर्ज़ी की खसूसियात आ जाएँ उस जानवर में, हमारी मर्ज़ी की कोई केमिकल हमें मिल जाए। तो उसके लिए पूरा बायोलॉजी की ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। तो जो इसका स्पेशलिस्ट इंसान होता है उसको पता होता है हम जानदारों कैसे, ये जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इंसुलिन बनाई जाती है या मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, इंसान के जिस्म में जो प्रोटीन्स हैं वो हम दूसरे जानदारों के जिस्म में भी बना सकते हैं। अब इंसुलिन उन्होंने बैक्टीरिया से भी तैयार की, इंसुलिन उन्होंने पौधों से भी तैयार की, इंसुलिन उन्होंने जानवरों से भी तैयार की। तो इंसुलिन तो ये एक है ना, हमारी बॉडी में अंदर 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, तो किसी न किसी तरह से उनको बनाया जा सकता है, पौधों से भी, बैक्टीरिया से भी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जाता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर सिस्टम्स, देयर प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें जानदारों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पूरे स्टडी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये थी कुछ ब्रांचेज जिसको हमने पढ़ा, डिस्कस किया। फिर हम एक दफ़ा रिव्यू ले लें। सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी जानदारों का स्ट्रक्चर स्टडी करना, उनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जानदार का माहौल के साथ क्या इंटरेक्शन है, इसमें स्पेशली हम स्टडी करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। फिर माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे तमाम जानदार जो आम आँख से नहीं नज़र आते, उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इस तरह फ्रेश वाटर बायोलॉजी, यानी दरियाओं में, नदियों में, झीलों में जो जानदार रहते हैं उनको स्टडी करना और पानी को भी स्टडी करना। फिर समंदरों में जो जानदार रहते हैं उनको स्टडी करना और पानी को भी स्टडी करना। फिर ह्यूमन बायोलॉजी, इंसान के सिर्फ़ और सिर्फ इंसान का मुतालिया।
फिर पैरासाइटोलॉजी सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट्स को स्टडी करने की अलग ब्रांच, उनका स्ट्रक्चर, उनका लाइफ हिस्ट्री, पैरासाइट रिलेशनशिप, होस्ट के साथ ट्रांसमिशन, फिर सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, और एट दी एंड बायोटेक्नोलॉजी के इंसानों मतलब मुख्तलिफ जानदारों को इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाना इंडस्ट्रीज़ में, उनके सिस्टम्स को इस्तेमाल करके। तो ये कुछ ब्रांचेस थी जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। आई होप कि आप इसको इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और कोई ना कोई आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या जो है वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं मेरी आईडी पे कमेंट्स के ज़रिए, या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।